दोस्तों नमस्कार। आज भादों के महीने में बड़ा सुहाना मौसम है। चारों तरफ हरियाली, आसमान पर बादल, धूप की तपिश कम होने के कारण गर्मी से आराम। और इसके बीच में उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से, अलग अलग बाजारों से, अलग अलग सड़कों पर बसे हुए लोगों से जो आवाज़ें आ रही है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। कल बागेश्वर उपचुनाव का चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, जिसने 2 दिन में सत्ता के बल पर, पैसे के बल पर चुनाव का परिणाम बदल दिया और जीत हासिल की, वो इस बात का जश्न मना रही होगी। और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के यहाँ, अमित शाह जी के यहाँ अपने नंबर बढ़ाने का काम कर रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी की इस जीत पर कांग्रेस, जो कम अंतर से हारी, वो भी चिंतन कर रही होगी। लेकिन उन सब के बीच में जो मैंने कहा कि अलग अलग जगह से खबरें आ रही हैं, वो खबरें इस बात की है कि हाईकोर्ट के एक आदेश के हवाले से वन विभाग, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग अवैध कब्जों को हटाने की जो कवायद चला रहा है, उस अवैध कब्जों को हटाने की कवायद से उत्तराखंड का जनमानस त्रस्त है, परेशान है। उनकी रोजी रोटी छिन रही है, उनके सालों साल की कमाई उजड़ रही है, उनका आशियाना खत्म हो रहा है। इस बात पर जो सत्ता पक्ष है वो तो चिंतित कहीं मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। मुझे मुख्यमंत्री जी के उस बयान पर बड़ी हंसी आती है, जिन्होंने कहा कि अतिक्रमण तो हटाया जाए लेकिन किसी को परेशान न किया जाए। परेशान कौन होगा? जिसका मकान तोड़ा जाएगा, जिसके मकान पर बुलडोजर चलेगा, जिसके खोखे पर चलेगा, जिसके चाय के टपरी पर चलेगा, जिसको उसके रोजी रोटी के स्थान से उजाड़ा जाएगा, वो परेशान होगा। तो जब उसको उजाड़े जाने के लिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि परेशान न किया जाए? परेशान तो होगा। तो ये जो मोदी जी के स्टाइल का जुमला हमारे मुख्यमंत्री जी ने परोसा है, ये अपने आप में लोगों को समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी बोल क्या रहे हैं। मैं जो लोग अवैध कब्जा जिनका बताया जा रहा है, तो अवैध कब्जा उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों पर हुआ, और सड़कों के अलावा गांव गांव में हुआ। कब हुआ? देश की आजादी से पहले। देश की आजादी से पहले अधिकांश लोग, 80% से ज्यादा लोग इस उत्तराखंड में खेतीबाड़ी से जुड़े हुए लोग थे, जो गांव में रहते थे। गांव में खेतीबाड़ी से उनके परिवार का जीवन यापन होता था, भरण पोषण होता था। और जिन परिवारों में परिवार की संख्या ज्यादा होती थी, लोग खेतीबाड़ी के काम के अतिरिक्त लोग होते थे, या परिवार का खर्चा नहीं चलता था, तो वो लोग नौकरी के लिए अपने घर से, अपने गांव से बाहर निकल करके कस्बों में, शहरों में, दूसरे राज्य में जाते थे और वहां जाकर के नौकरी करके, पैसा कमा करके, मनी ऑर्डर से उस पैसे को घर भेज करके परिवार के खर्चे को चलाने का काम करते। और गांव में जो रहने वाले परिवार थे, जब उनका परिवार बढ़ता था, क्योंकि उस समय संयुक्त परिवार का चलन था, बड़े परिवार का चलन था, परिवार बढ़ता था, तो फिर झूम खेती कि जो गांव में उनके रिकॉर्ड में उनके नाम, बल्कि टिहरी रियासत में तो वो खैकर होते थे, राजा उसके मौरिसदार होते थे। खैकर मानी जमीन का उपयोग कर, अपने खाने कमाने के लिए इसका उपयोग कर, मौरिसदार मालिक उसके राजा होते थे। बाकी जगह का लैंड, वो जो का स्वरूप था वो अलग था, टिहरी रियासत का अलग था। अब मैं 60 साल पहले, जब मेरी उम्र 8-9 साल की रही होगी, तो मुझे याद है हमारे बुजुर्ग उस समय कहा करते थे, कोई कहता था हम राजस्थान से आए, कोई कहता था मध्य प्रदेश से आए, कोई कहीं से, तो अपना अपना लोग इतिहास बताते थे अलग अलग जिलों में। और आकर के यहाँ पर लोगों ने उन जगहों पर जहाँ घास लकड़ी की सुविधा थी, जहाँ पानी की सुविधा थी, जहाँ पर जमीन खाली पड़ी थी, तो सरकार की जमीन को खोदने का काम किया, उस पर खेतीबाड़ी करना शुरू किया। धीरे धीरे वो जमीनें जिन पर वो लंबे समय से काबिज रहे, उनके नाम होती रही। और जैसे जैसे मैंने कहा कि परिवार बढ़ता गया, संयुक्त परिवार का चलन था, और उनको लगा कि अब जितना जमीन हमारे पास है, इस जमीन पर गुजारा नहीं, या इस जमीन पर 3-4 साल खेती करने के बाद अब यहाँ पर फसल की उगाई कम हो गई, तो फिर वो नई जगह पर जाकर के
वो उसको एक पहाड़ी शब्द था, खिलोड़ खड़दा था, माने एक एरिया छांटते थे और वहां पर कोई बैल से हल चला करके, कोई कुदाल से खोद करके वहां पर फसल बो करके उसको फसल पैदा करने का काम करते थे। तो ऐसे मतलब 90% लोगों के पास कब्जे की जमीन थी। धीरे धीरे समय बदलता गया, समय आगे बढ़ता गया, सरकारी तंत्र में, कागज पत्तर में लोगों के नाम पर वो जमीनें अलग अलग तरीके से दर्ज होने लगी। लेकिन जो आखिरी सेटलमेंट हुआ, जो बंदोबस्त हुआ, वो 62-63 के दौर में पूरा हुआ। तो उस समय भी वो प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई थी कि हमको नई जगह पर जाकर के अपने खेती बाड़ी करने के साथ अपने पशुओं के लिए चारा घास की व्यवस्था करनी, नई जगह पर छानी बनानी है। एक गांव की 2 से 3 जगह पर छानियां होती थी और एक परिवार की 2, 3, 4 जगह पर खेती बाड़ी करने की चलन था। और उसके बाद जब 60 के बाद, चाइना वार के बाद, 62 के बाद सड़कों का निर्माण सरकारों ने शुरू किया, तो यहाँ के लोग नौकरी की मानसिकता के ज़्यादा हैं, कारोबारी मानसिकता के कम हैं। लेकिन फिर भी जो लोग घर से, अपने गांव से बाहर जाने में सक्षम नहीं थे, किसी के वृद्ध माँ बाप थे, किसी के पास खेती करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, उनमें से जो थोड़ा सा जिनमें कुछ करने का हुनर था, उन लोगों ने सड़कों के किनारे अपने खोखे डाले, अपना चाय बेचना शुरू किया, परचून की दुकानदारी शुरू करी। ऐसे ऐसे करके ये कारोबार शुरू हुआ और धीरे धीरे उत्तराखंड राज्य बनने से पहले, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो पर्यटकों का प्रवाह, जो पहले धार्मिक पर्यटक 4 धाम में आते थे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और उसके बाद अब जो सीजनल टूरिस्ट यहाँ पर आता था, पहले केवल मसूरी, नैनीताल आते थे, अब कई पर्यटक स्थल बन गए, उनकी संख्या सैकड़ों में हो गई है। अब लोग केवल गर्मियों में आने के बजाय शनिवार इतवार की छुट्टियों में आते हैं, दूसरी किस्म की छुट्टियां पड़ती है उसमें आते हैं। तो पर्यटकों का प्रवाह बढ़ रहा है। पर्यटकों के प्रवाह बढ़ने के साथ सड़क के किनारे लोगों को कारोबार करने का अवसर मिल रहा है। अब जमीन है नहीं, जमीन फॉरेस्ट की है, जमीन राजस्व विभाग की है, जमीन जो है लोक निर्माण विभाग की है। तो लोगों ने वहां पर अपना कारोबार शुरू किया। पहले सड़क पर ठेली डाल करके किया, उसके बाद धीरे धीरे वहां पर खोखा बनाया। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये अवैध निर्माण है, जिसमें तेजी आई, अगर वो अवैध था और लोग उससे अपना रोजगार पा रहे थे, तो इसका सामंजस्य कैसे बिठाया जाता? ये उस समय जो अधिकारी थी, उस समय जो सरकारें थी, उन्होंने इस पर रोकथाम क्यों नहीं लगाई? और जब पर्वतीय क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाने की बात है, हाईकोर्ट के आदेश का हवाला है, तो मैदानी क्षेत्र में क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं देखता हूं देहरादून जो सरकार की नाक के नीचे बसा हुआ है, जिसमें इन 23 सालों में जब राज्य बन गया उसके बाद सरकार देहरादून में बैठी हुई है, सारा सरकारी अमला देहरादून में बैठा हुआ है। तो उसमें मैं, क्योंकि 2000 दिसंबर में देहरादून चला गया था और उसके बाद वहीं पर रह रहा हूं, तो जो रिस्पना नदी है, जो बिंदाल नदी है, मैंने 2000 की रिस्पना और बिंदाल भी देखी है और आज की रिस्पना और बिंदाल भी देख रहा हूं। तब वो खूब अच्छी चौड़ाई में होती थी और आज वो एक नाला बन करके रह गए हैं। तो ये सारे इन 23 साल में अवैध कब्जे हुए, उनको हटाने की बात कोई नहीं कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे बड़ा उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के प्रति जो भेदभाव का नजरिया है, इसको समझना पड़ेगा। देहरादून में एक विधायक को छोड़ करके, चकरौता के विधायक प्रीतम सिंह को छोड़ करके बाकी 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और वो नालों के किनारे बिंदाल और रिस्पना की बाउंड्री में बसी हुई अवैध कच्ची बस्तियां, वो उनका वोट बैंक है, वो उनके द्वारा बसाई गई बस्तियां हैं। तो जब विधायकों ने और सत्ता पक्ष के विधायकों ने जिनको बसाने का काम किया, उनको उजाड़ने का साहस भाजपा की ये सरकार नहीं कर सकती है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि पहाड़ के लोग बड़े भावुक हैं। जिस समय वोट की जरूरत पड़ेगी, उस समय हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर, मुसलमानों की खिलाफत पर वो उनका वोट उनसे छीन लेंगे, उनके दिमाग को हाईजैक कर लेंगे और उनसे वोट छीन लेंगे। लेकिन इस समय उनको तोड़ने में कोई कोताही नहीं कर रहे। भाई, दिल्ली में
केंद्र सरकार जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रही थी 2015-16 में, तो केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और अभी 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस मुकदमे में एक फैसला दिया कि 3 विषय राज्यपाल के या केंद्र सरकार के अधीन रहेंगे और बाकी सारे विषय राज्य सरकार के अधीन रहेंगे, निर्वाचित सरकार के अधीन रहेंगे। उनमें अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का मसला भी निर्वाचित सरकार के अधीन करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया। मोदी जी की सरकार को ये फैसला नहीं पचा तो उन्होंने उस पर एक अध्यादेश ला करके रोक लगाई और उसके बाद लोकसभा में बिल पारित करवा करके, कानून बना करके केजरीवाल सरकार के अधिकारों पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट। ऐसे ही भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो समिति बननी थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और नेता प्रतिपक्ष जो है, इस कमेटी 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी। भारत सरकार ने उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटा। उसमें कहा गया कि साहब ये जो है फैसला है, ये फैसला हम बदल रहे हैं और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जगह केंद्रीय मंत्रिमंडल से एक सदस्य होगा। 2 बड़े फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के थे उसको केंद्र सरकार ने पलटा और अपनी मनमाफिक फैसले किए। तो भाजपा की सरकार, धामी जी की सरकार, 47 विधायक हो गए कि 48 हो गए, इतनी मजबूत सरकार, हाई कोर्ट के उस फैसले को जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के लोग जो अपने कारोबार के लिए अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से अपना एक ढांचा खड़ा करके वहां पर बैठे हुए हैं, राज्य की सरकार उस फैसले को क्यों नहीं पलट रही है? उनके हित में क्यों नहीं पलट रही है, जिनके वोट से वो सत्ता में बैठे हुए? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और मेरे मित्रों, आज जो आप अतिक्रमण के नाम, अवैध अतिक्रमण के नाम पर आपके जीवन भर की पूंजी को तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। मैं देख रहा था कि 4 धाम यात्रा मार्ग जो ये ऋषिकेश से और गंगोत्री की तरफ बन रहा है, इस पर तो अतिक्रमण पहले हट गया, इसलिए टिहरी जिले में ये हलचल कम है। ऊपर धनोल्टी के क्षेत्र में, थत्यूड़ में है, घनसाली में होगी, लमगांव में होगी। लेकिन जो बाकी जिले हैं जहां इस ढंग से पहले अतिक्रमण नहीं उठे, वहां पर कई जिलों में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोग बेदखल हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, वो बेरोजगार हो रहे हैं, उनके परिवार बर्बादी की कगार पर आ रहे हैं। इन संस्थानों पर जो जिनको अवैध जगह पर बना हुआ बताया जा रहा है, इसके नाम पर लोगों ने बैंक से लोन ले रखा है, वहां पर होटल बना रखे हैं। अगर ये तोड़ दिए जाएंगे तो उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, वो उसको कैसे चुकाएंगे? कई परिवार बर्बादी की कगार पर आ जाएंगे। तो राज्य सरकार इसको इस नजरिए से नहीं सोच रही है और उत्तराखंड की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो रोजगार के साधन थे उनको सरकार विकसित नहीं कर रही है, इसलिए हमारे नौजवान रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। हमारे यहाँ जिन लोगों ने साहस किया अपना रोजगार खड़ा करने का, उनको वो बेदखल कर रही है, उनके निर्माण को तोड़ रही है, तो उनको बेरोजगार करने का काम कर रही है। तो ये सरकार बेरोजगारों पर भी लठ मार रही है और जिनमें जो एंटरप्रेन्योर थे, जिनमें कुछ करने की हिम्मत थी, उनका साहस भी तोड़ रही है। तो अब इसके खिलाफ अगर एक एक बाजार अपनी अपनी लड़ाई लड़ेगा, अलग अलग लड़ेगा और आपस में सामंजस्य नहीं बनाएंगे, तालमेल नहीं बनाएंगे, सरकार के दुष्चक्र को, सरकार की रणनीति को हाईकोर्ट का हवाला देकर के सरकार जो तोड़ने में इंटरेस्ट दिखाई दे रही है और उन्होंने विभागों को फ्री हैंड कर दिया, अधिकारी जिसका चाहे तोड़े, जिसका चाहे रोके, और हाईकोर्ट तो देखने आएगा नहीं। कुछ वीडियो, कुछ फोटोग्राफ, कुछ अखबारी क्लिप हाईकोर्ट के सामने पेश हो जाएंगी और अपनों को बचा दिया जाएगा और जो उनके खिलाफ है उनको तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि अगर अतिक्रमण हटाना है तो अतिक्रमण उन जगहों से हटाया जाए जो बड़े अतिक्रमण है, जो बड़े लोगों ने किए हैं, जिनकी पकड़ और पहुंच है। अगर वहां से अतिक्रमण हटाना शुरू होगा तो फिर गरीब अपना झोपड़ा खुद खाली कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कमजोर आदमी का तोड़ा जा रहा है, गरीब आदमी का तोड़ा जा रहा है, जो कर्जदार हो रखा है उसका तोड़ा जा रहा है, जिसकी पहुंच नहीं है उसका तोड़ा जा रहा है, और जो पहुंच वाले लोग हैं उसका नहीं तोड़ा जा रहा है, उसका बचाया जा रहा है। चंबा मसूरी मोटर मार्ग पर ऐसे ही कुछ अवैध निर्माण हो रखे हैं।
बड़े निर्माण हो रखे हैं, उनकी ऊंची पहुंच है, वो सत्ता, दिल्ली की सत्ता तक उनकी पहुंच है, तो उन पर नहीं छेड़ा जा रहा है। ऐसे और जगह भी होगा। तो इसके खिलाफ हम सब लोगों को वैचारिक रूप से लामबंद होना पड़ेगा। सत्ताधारी दल के मोह से बाहर आकर के मिल करके अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इस अवैध अतिक्रमण के अभियान के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जाइए और नहीं तो सड़कों पर बैठ जाइए, हम भी आपके साथ हैं। अगर साहस करेंगे तो जो लड़ता है जीतता भी वही है। तो आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।